तो हम लोग बिना देरी किए बढ़ते हैं। सबसे पहले हेडिंग देखते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र निरीक्षण प्रपत्र। सभी बहनें ध्यान देंगी कि यह जो निरीक्षण प्रपत्र है यह 2025 के लिए है और सभी सेविका और सहायिका दोनों के लिए है। आप लोग जिनको लग रहा है कि ये वही है जो हर बार रहता है तो वो इस वीडियो को ना देखें, लेकिन जिनको लग रहा है कि हाँ 2025 में हम लोगों को यह जान लेना बेहद ही ज़रूरी है तो वे वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आंगनबाड़ी केंद्र निरीक्षण प्रपत्र। यहाँ देखिए सामान्य जानकारी यानी कि जिला का नाम, परियोजना का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र कोड, सेक्टर संख्या और यूनिक कोड। इसके बाद से पंचायत, वार्ड संख्या, सेविका का नाम, सहायिका का नाम एवं निरीक्षण पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम। तो यहाँ पे जो बाकी सब तो समझ गए होंगे, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि निरीक्षी पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम यानी कि जो जिस पद पर है, चाहे सीओ द्वारा जांच किया जा रहा है या बीडीओ द्वारा जांच किया जा रहा है या डीपीओ या अन्य कोई भी अंचल अधिकारी या बाल विकास परियोजना पदाधिकारी या प्रखंड अधिकारी के आदेशानुसार कोई भी कर्मी जांच कर रहा हो, यहाँ पे वे अपना नाम और पदनाम लिखते हैं। आगे निरीक्षण की तिथि, आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचने का समय, यानी आप लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता होगा कि आंगनबाड़ी पर पहुंचने का समय यानी कि क्या हम लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर वो समय डाला जा रहा है या जो जांचकर्ता आया है वह समय डालेगा और कौन सा समय। तो समय यही रहेगा कि जिस समय जांचकर्ता हमारे आंगनबाड़ी सेंटर पर पहुंचे हैं, यदि वे 9:30 बजे पहुंचे हैं तो ये 9:30 या 9:35 डालेंगे और यदि वो 12 बजे, 1 बजे या 1:20 पर पहुंचे हैं तो 1:20 ही डालेंगे। और ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि निरीक्षण के समय भी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए अगर जांचकर्ता 9:30 पर पहुंचे हैं, 9:35 पर पहुंचे हैं, उस समय आंगनबाड़ी केंद्र पर यदि 2, 4, 5 बच्चे हैं, वहाँ पे तो अलग बात हो गई क्योंकि केंद्र खुलने का समय है, धीरे धीरे बच्चे आएंगे। लेकिन इसके बाद यदि 10 बजे के बाद निरीक्षणकर्ता हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचे और वहाँ पे बच्चे ना रहें, 10:30 बजे पहुंचे, 11 बजे पहुंचे, तो ये तो हमारी घोर लापरवाही यहाँ पे समझ में आएगी। अगला देखते हैं, केंद्र खुला है हाँ या नहीं, उनको हाँ या ना में टिक लगा देना है। ठीक है, यदि आंगनबाड़ी केंद्र खुला है तो वो यहाँ पे क्या करेंगे, साफ साफ शब्दों में बस हाँ या ना में टिक लगा देंगे। दूसरा, केंद्र भवन का प्रकार यानी कि क्या केंद्र का भवन अपना है, विद्यालय में है, सरकारी में है। यदि किराए पर संचालित हो तो मकान मालिक का नाम एवं पूर्ण पता, यानी अगर आंगनबाड़ी केंद्र किराए के भवन में चल रहा है तो उस किराएदार यानी कि जिसमें आंगनबाड़ी चल रहा है उसके मकान मालिक का नाम एवं पता। हो सकता है कि वो कहीं और रहते हों और उनका ज़मीन जो है यहाँ पे है, तो स्थायी उनका नाम और पता यहाँ पे डाला जाता है। मकान मालिक के साथ किए गए इकरारनामा की स्थिति, क्या मकान मालिक के साथ इकरारनामा लगाया गया है, तो हाँ और नहीं। मासिक किराया की राशि यानी कि कितने महीने में तय किया गया है। केंद्र भवन की स्थिति, कच्चा है, पक्का है या अर्ध पक्का है, इसको चढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद से देखिए ध्यान से आप लोग मेरी एक एक बात देखते जाइए, क्योंकि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारा तो किराया का नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। भले आपका किराया का भवन नहीं है लेकिन जानकारी सब रखनी चाहिए आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे जो है चौथे नंबर पे आ रहा है, आंगनबाड़ी केंद्र का बोर्ड भवन के बाहर वांछित सूचनाओं के साथ प्रमुखता से प्रदर्शित है या नहीं। यानी कि जो आंगनबाड़ी केंद्र का बोर्ड वही हुआ जिसमें हमारा नाम, केंद्र का नाम, पंचायत, प्रखंड, जिला इत्यादि सब लिखा रहता है और हमारे आंगनबाड़ी केंद्र के सामने की दीवार पे या आंगनबाड़ी केंद्र के दरवाजे के ऊपर एकदम साफ साफ और बड़े अक्षरों में होना चाहिए, चाहे वो लोहे के बोर्ड पर हो या दीवार पर पेंट किया गया हो, यह अनिवार्य है। और यदि ध्यान दीजिएगा, यदि इसमें आप लोग फिर चूक जाते हैं तब यहाँ पे भी दिक्कत होने वाली है। ठीक है, दूसरा, आंगनबाड़ी केंद्र में उपलब्ध सुविधाएं, यहाँ पे भी देखा जाएगा कि आंगनबाड़ी केंद्र में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं। रसोई घर है, पेयजल है, शौचालय है या नहीं। उपलब्ध में भी टिक मारा जाएगा, उपयोगी योग्य में भी टिक मारा जाएगा। वे स्वयं देखेंगे या हमसे पूछ भी सकते हैं कि रसोई घर है, पेयजल है, शौचालय है। यदि है लेकिन उपयोगी योग्य है या नहीं, वह भी टिक मारा जाएगा। ठीक है, तो ये था हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सीधे आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेविका, सहायिका एवं बच्चों की उपस्थिति। अब यहाँ से देखिए असली हम लोगों का जो सवाल और जवाब का कार्यक्रम होता है यहाँ से शुरू हो रहा है। सेविका की उपस्थिति, सेविका उपस्थित है या नहीं, और है तो पोशाक में है या नहीं। सहायिका उपस्थित है हाँ या नहीं, और यदि है तो पोशाक में उपस्थित है या नहीं। यहाँ से फिर जो है कि हम लोगों को स्पष्टीकरण जारी होने की प्रक्रिया शुरू होती है।
यदि सेविका उपस्थित नहीं है, सहायिका उपस्थित नहीं है, तुरंत स्पष्टीकरण। पोशाक में नहीं है, उस पर भी स्पष्टीकरण किया जाता है। आगे, आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकृत उपस्थित बच्चों की संख्या, पंजीकृत कुल बच्चों की संख्या यहाँ पे डाला जाता है और उपस्थित कुल बच्चों की संख्या यहाँ, और पोशाक में उपस्थित। ठीक है, ये हो गया। पंजीकृत बच्चों में से पोषण ट्रैकर में दर्ज किए गए बच्चों की संख्या, यानी कि जो हमारे बालवाड़ी पंजी में जो बच्चे हैं, क्या पोषण ट्रैकर में बच्चे दर्ज किए गए हैं और कितने दर्ज किए गए हैं। बहुत सारी बहनें 20, 30, 10, 50, 70 दर्ज करके बैठी रहती हैं, तो जो दर्ज रहेगा उसकी संख्या। अब देखिए पोषाहार, नेक्स्ट स्पष्टीकरण के लिए, पोषाहार मेनू केंद्र पर प्रमुखता से प्रदर्शित है या नहीं, यानी कि प्रत्येक दिन आंगनबाड़ी केंद्र पर मेन्यू के अनुसार भोजन क्या बनने वाला है यह प्रदर्शित है या नहीं। ठीक है, दूसरा, लाभार्थी की सूची केंद्र पर प्रदर्शित है या नहीं, यानी कि जो आंगनबाड़ी केंद्र पर हम लोग बच्चों को प्रत्येक महीने टेक होम राशन देते हैं, गर्भवतियों को देते हैं, प्रसूतियों को देते हैं, उनका जो है कि सूची केंद्र पर प्रदर्शित होना चाहिए। अगला देखते हैं, यदि प्रदर्शित है तो संख्या लिखें, कुल THR लाभुक, गर्भवती, स्कूल पूर्व शिक्षा और ये। ठीक है, तो ये देखिए आप लोग की ये हो गया फर्स्ट पेज। अब फर्स्ट पेज से आप लोगों को नहीं भाग जाना है, यहाँ देखिए अगला अब क्या है, ध्यान से देखिएगा, जो लंबा हो सकता है लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगला देखते हैं, निरीक्षण के दिन दूध वितरण किया गया है या नहीं, यदि नहीं तो वितरण की पिछली तिथि अंकित करें, यानी कि जिस दिन निरीक्षण हो रहा है। देखिए इसमें मैंने आप लोगों को कहा था ना कि 2025 का ही है, क्योंकि यहाँ देखिए दूध, अंडा, मूंगफली, ये जो नया मेन्यू है उसके अनुसार ही निरीक्षण प्रपत्र बनाया गया है। चौथे नंबर पे पूछा जा रहा है कि निरीक्षण के दिन दूध वितरण किया गया है या नहीं। ठीक है, तो हाँ या ना में टिक लगाया जाएगा। यदि मंगलवार और गुरुवार की डेट है और सेविकाओं को दूध उपलब्ध कराया गया है, सेविकाओं ने दूध दिया है तो हाँ पे, और यदि दूध उपलब्ध ना हो तो भी नहीं पे लगेगा। सेविका ने दूध उपलब्ध होते हुए नहीं दिया है फिर भी नहीं पे लगेगा। निरीक्षण के दिन अंडा, मूंगफली वितरण किया गया है या नहीं, यदि डेट है वितरण किया गया है तो हाँ, डेट नहीं है, नहीं वितरण किया गया है तो नहीं। निरीक्षण के दिन गर्म पका भोजन मेन्यू के अनुसार बना है या बनाने की तैयारी की गई है, जैसे कि यदि जांचकर्ता 10 साढ़े 10 के बीच में आए, ऐसा नहीं है कि सहायिका द्वारा एकदम मस्त होकर के बैठे रहना है, नहीं, पोषाहार बनाने की तैयारी तो होनी चाहिए। जैसे कि चावल चुन के रख दिया गया हो, सब्जियां काट ली गई हो, बर्तनों को साफ रख दिया गया हो, गैस के पास पानी और इत्यादि की व्यवस्था करके रख दी गई हो, ताकि बनाने में समय ना लगे और जांचकर्ता आए तो उन्हें भी देख करके यह लगे कि हाँ, पोषाहार बनाने की तैयारी की गई है। इसलिए हम सभी बहनों को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि चाहे डेट कोई भी हो, सोमवार हो, मंगलवार हो या कोई भी डेट हो, तो जैसे कि सोमवार मंगलवार के दिन यदि वहाँ पे भिगोए हुए चने मिल रहे हैं, उबले हुए आलू मिल रहे हैं, इस प्रकार से यदि खाना बनाने की तैयारी की गई है तो यहाँ भी हम पर स्पष्टीकरण नहीं होगा। अगला देखिए, निरीक्षण के दिन गर्म पका भोजन मेनू के अनुसार बना है या बनाने की तैयारी की गई है। और देखिए, पूरक पोषाहार की मात्रा उपस्थित 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के अनुसार पर्याप्त है या नहीं, यानी कि जो बच्चों के लिए हम लोग भोजन बनाना है, पदाधिकारी देखकर ही समझ जाएगा कि आप लोगों को पता है कि कितने किलो आलू देना है, कितना किलो चावल एक बच्चे में लगना चाहिए। तो उस अनुसार से यदि 2.25 किलो, 2.5 किलो, इस रेशियो से यदि वहाँ पे हम लोगों ने चावल उपलब्ध कराया है, आलू उपलब्ध कराई है, चना सोयाबीन उपलब्ध है, तो जाहिर सी बात है पदाधिकारी देख के समझ जाएंगे कि हाँ, खाना बनाने की तैयारी हो रही है। और देखिए उसके बाद से पूरक पोषाहार की मात्रा उपस्थित 3 से 6 वर्ष के बच्चों के अनुसार पर्याप्त है, ये कंप्लीट कर लिया। अब देखिए, गर्म पका पोषाहार की गुणवत्ता संतोषप्रद या असंतोषप्रद, यानी कि वो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों देखकर समझ जाएंगे। क्वालिटी यानी कि हमने जो चावल रखा है, चावल चुन के बिन के साफ सुथरा है या नहीं है, जो आलू रखे गए हैं, टमाटर प्याज है, क्या वो सड़े गले तो नहीं है, और उसके बाद से जो उसकी मतलब कि गुणवत्ता है, यानी कि साग सब्जियां, जैसे पुलाव का डेट है या खिचड़ी की डेट है तो क्या उसमें हरी पत्तेदार साग सब्जियां मिलाई गई हैं या नहीं मिलाई गई हैं, क्या खिचड़ी बिना दाल के ही तो नहीं बना दी गई, यानी कि इन सभी गुणवत्ता को भी टिक किया जाएगा। संतोषप्रद या असंतोषप्रद, यदि संतोषप्रद है तो हम सभी सेविकाओं के लिए अच्छी बात है, लेकिन असंतोषप्रद हुआ तो ये हम सभी सेविकाओं के लिए बहुत बुरी बात है। THR वितरण की तिथि, यानी कि THR वितरण यदि आज हो रहा है तो यहाँ पे वो डेट चढ़ाया जाएगा, लेकिन THR वितरण जो है कि पिछले कुछ दिनों में हुआ है तो वह तिथि चढ़ा दिया जाएगा। THR वितरण के पूर्व आंगनबाड़ी विकास समिति की बैठक हुई, बैठक कार्यवाही का फोटो लें हाँ या नहीं। पोषण ट्रैकर पर दर्ज THR लाभुकों की संख्या, जैसे कि जिसमें सामान्य,
कुपोषित, अति कुपोषित, गर्भवती और धात्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो खत्म हो गया हम लोगों का आंगनवाड़ी केंद्र भवन की स्थिति, बच्चों की उपस्थिति, गुणवत्ता, भोजन की क्वालिटी, क्वांटिटी। अब जो नेक्स्ट फेज आता है यहाँ स्कूल पूर्व शिक्षा की स्थिति, यानी आंगनवाड़ी सेविका क्या बैठ के वहाँ पे गप सटा के करती है, केवल मोबाइल चलाती है, अपने घर का सुख दुख बैठ के सेविका सहायिका करती हैं, या बच्चों को कुछ सिखाती हैं? यह निर्भर करेगा सिर्फ एक ये लाइन सेविकाओं को स्पष्टीकरण दे सकता है या बचा सकता है। क्या है स्कूल पूर्व शिक्षा की स्थिति? अच्छा है, संतोषप्रद है या असंतोषप्रद है? अच्छा है यानी कि अगर किसी बच्चे ने कुछ भी सुना दिया तो पदाधिकारी को लगेगा कि हाँ ठीक है, अच्छा है। लेकिन यदि एक साथ कई सारे बच्चों ने जो पदाधिकारी ने पूछा वह सुना दिया, या हमने अपने प्रयास से कई सारे कविता, पोयम, कुछ सामान्य ज्ञान इत्यादि कुछ लिखने पढ़ने और इसका अभ्यास करवाया हो और बच्चों ने सुना दिया, तो यहाँ पे जो है हम लोगों को मिलने वाला है संतोषप्रद। अब देखिए, अब आगे देखिए नेक्स्ट पे कि क्या कहा जा रहा है, हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है कि उपस्कर एवं अन्य सामग्रियों की स्थिति, शिशु वजन मशीन उपलब्ध है या नहीं, वजन कब लिया गया है, निरीक्षण पदाधिकारी अपने सामने एक बच्चे का वजन लेकर के अंकित करें, वयस्क मशीन है या नहीं, साल्टर मशीन है या नहीं, रेडियोमीटर मशीन है या नहीं, इन्फेंटोमीटर है या नहीं, मेडिसिन किट है या नहीं, गैस चूल्हा एवं सिलेंडर है या नहीं, बर्तन की उपलब्धता है या नहीं, खाना बनाने हेतु पर्याप्त बर्तन हैं या नहीं, खाना खिलाने हेतु पर्याप्त बर्तन हैं या नहीं। उसके बाद से देखिए आईईसी सामग्री है या नहीं। फिर देखिए परिवार, अब यहाँ देखिए यहाँ से आंगनबाड़ी केंद्र की सामग्री समाप्त हुई, अब शुरू होता है कॉलम पंजियों की उपलब्धता एवं संधारण की स्थिति। ध्यान दीजिएगा कि हमसे कौन कौन सी पंजियाँ पूछी जाएंगी। अक्सर मेरी बहुत सारी बहनों का सवाल होता है कि जब जांचकर्ता आते हैं तो कौन कौन सी पंजी खोजते हैं, कौन कौन से पंजी मुख्य रूप से हम लोगों के पास होने चाहिए, इन सभी बातों का जवाब मिलेगा। पंजी देखिए, पहला परिवार सर्वेक्षण पंजी, भंडार पंजी, टीएचआर वितरण पंजी, सेविका सहायिका उपस्थिति पंजी, स्कूल पूर्व शिक्षा पंजी, पोषाहार क्रय पंजी, आंगनबाड़ी विकास समिति बैठक पंजी, अनुश्रवण समिति की बैठक पंजी, सामाजिक अंकेक्षण की बैठक पंजी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद से भी आप लोग ये ना सोचें कि खत्म हो गया। यहाँ पे फिर क्या है, लास्ट अन्नप्राशन पंजी, गोद भराई पंजी, निरीक्षण पंजी। ठीक है, ये हो गए पंजी। अब देखिए इसके बाद हम लोगों का जो टॉपिक आता है वो है टीकाकरण। विगत टीकाकरण दिवस की तिथि, ड्यू लिस्ट उपलब्ध है या नहीं है, पिछले माह केंद्र पर आयोजित विभिन्न दिवसों की संख्या, वृद्धि निगरानी दिवस, टीएचआर वितरण दिवस, अन्नप्राशन दिवस, गोद भराई दिवस, ईसीसीई दिवस, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस। यह जो है कि हमारी पंजियों से ही भरा जाएगा। यदि हम लोगों ने अन्नप्राशन दिवस नहीं मनाया है, अगर मनाया है और पंजी मेंटेन नहीं की है, फिर भी हम लोगों पर दिक्कत होने वाला है। वृद्धि निगरानी हम लोगों ने पोषण ट्रैकर में कर लिया है, लेकिन पंजी मेंटेन नहीं की है, फिर भी हम लोग फंसने वाले हैं। टीएचआर वितरण हमने केवल पोषण ट्रैकर से कर लिया है और पंजियों में संधारित नहीं है, फिर भी दिक्कत होने वाली है। देखिए अगला है पोषण ट्रैकर पर प्रविष्ट संबंधित सत्यापन, यानी कि अब जो जांच होने वाले हैं, जो जांच प्रपत्र भरा जाएगा 2025 में, उसमें पोषण ट्रैकर से भी बहुत सारे सवाल होंगे। क्या होंगे? केंद्र पर उपलब्ध बच्चों में से किसी 5 बच्चे का वजन सत्यापन करें, यानी कि जो हम आंगनबाड़ी वर्कर्स बच्चों का वजन भरती हैं, जांचकर्ता का काम है कि वे देखें कि क्या जो वजन हमने पोषण ट्रैकर में दर्ज किया गया है और वही वजन बच्चों का आ रहा है जब हम बच्चों का वजन ले रहे हैं या नहीं आ रहा है। तो ऐसे में जो बहनें गलत वजन भर देती हैं उनको सावधान होने की ज़रूरत है कि कभी भी हमें बच्चों का गलत वजन नहीं भरना चाहिए। यदि हमारे पास मशीनें उपलब्ध नहीं हैं तो हम किसी अन्य बगल की सेविका से या जैसे व्यवस्था हो सके वैसे करें, लेकिन हम वजन भर रहे हैं तो हम ओरिजिनल ही वजन भरें, क्योंकि गलत वजन हमने भर दिया। जांच पदाधिकारी ने मान लीजिए कि अंशु कुमारी का हमने वजन भरा है, ठीक है, अंशु कुमारी का वजन हो गया मान लीजिए 12 किलो और हमने पोषण ट्रैकर में भर दिया है 12 किलो, लेकिन जांच पदाधिकारी ने यदि अंशु का वजन लिया और उसका वजन मिला 10 किलो, फिर यहाँ पे क्या होने वाला है, सेविका का फ्रॉड तुरंत पकड़ा जाएगा। से हम लोग देखने वाले हैं कि नेक्स्ट जो है वो है कि पोषण ट्रैकर पर प्रविष्टि संबंधित सत्यापन। ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस प्रकार से वजन का बात था। अब अगला देखते हैं टीएचआर एससीएम की प्रविष्टि, यानी कि पोषण ट्रैकर पर टीएचआर और गर्म पका भोजन की प्रविष्टि की गई है या नहीं। उसके बाद से स्कूल पूर्व शिक्षा की प्रविष्टि। अब यहाँ देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की स्थिति।
प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना की स्थिति ध्यान दीजिएगा। अब की जो जांच प्रपत्र है उसमें मुख्य रूप से ये 2 ऑप्शन जोड़ दिए गए हैं, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, PMMVY MKUY। क्या कहा गया है? इस वित्तीय वर्ष में अब तक प्रथम गर्भावस्था हेतु कितने लाभुकों का आवेदन संग्रह किया गया है? इस वित्तीय वर्ष में अब तक द्वितीय कन्या शिशु हेतु कितने लाभुकों का आवेदन संग्रह किया गया है? उसके बाद से प्रधानमंत्री कन्या उत्थान योजना MKUY की स्थिति। इस वित्तीय वर्ष में 0 से 1 वर्ष आयु वर्ग की कितनी कन्या शिशु का आवेदन संग्रह किया गया है? इस वित्तीय वर्ष में 1 से 2 वर्ष आयु वर्ग की कितनी कन्या शिशु का आवेदन संग्रह किया गया है? अब देखिए केंद्र निरीक्षण की स्थिति। पिछले निरीक्षण की तिथि, निरीक्षण टिप्पणी की प्रति का फोटो खींचे और जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिला पर्यवेक्षिका एवं अन्य, इसमें जो भी पिछला निरीक्षण किया गया है उसको टिक कर दिया गया। अभियुक्ति यदि कोई हो तो, यदि पदाधिकारी को कुछ भी समझ में आ रहा है आंगनबाड़ी केंद्र की साफ सफाई संबंधित या अन्य कुछ भी सेविका के व्यवहार बर्ताव, ये सभी सहायिकाओं का व्यवहार बर्ताव, तो कुछ भी अभियुक्ति इसमें वे डाल देते हैं। उसके बाद से केंद्र संचालन के संदर्भ में निरीक्षण पदाधिकारी का मंतव्य। सबसे तो जरूरी और महत्वपूर्ण यही होता है सेविका सहायिकाओं के लिए कि क्या है मंतव्य, अच्छा है, संतोषप्रद है या असंतोषप्रद है। ठीक है। उसके बाद से सुधारात्मक दंडात्मक कार्रवाई की अनुशंसा, यानी कि क्या किसी सुधारात्मक या दंडनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की गई है तो हाँ या नहीं। यदि कई सारी घोर अनियमितता मिली है तो वहाँ पे जो है हाँ लिखा जाएगा, अन्यथा नहीं। यदि हाँ तो अनुशंसित कार्यवाही, माने किस प्रकार की अनुशंसित कार्यवाही की जाएगी। यहाँ पे तिथि और निरीक्षण पदाधिकारी का हस्ताक्षर। उम्मीद है आप लोगों को 2025 में आंगनबाड़ी केंद्रों पर होने वाले जांच प्रपत्र संबंधित सभी इन्फॉर्मेशन मिल गए होंगे। इसी तरह की यूजफुल और नॉलेजेबल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें। वह जल्द हाजिर होती हूँ कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्ते।